गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था टीचर भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसमें हमने आपको बताया था कैसे कैसे एक बच्चे का विकास होता है, जिसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था CDP पे, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड पेडागोजी। क्या होता है चाइल्ड पेडागोजी, ये सारी बातें हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके। एक बच्चे के विकास के बारे में हमने बात कर ली, उसके साथ साथ हमने देखा कैसे कैसे बच्चे लाभान्वित और अलाभान्वित दोनों ही प्रकार के बच्चे होते हैं। ये दोनों ही प्रकार के बच्चे समाज में अपने आप को किस प्रकार निखार पाते हैं, ये सारी बातें हमने अपने पिछले वीडियो में कर ली। जिसमें हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक देखा, जिसमें हमने बात करी कि कैसे कैसे कोहल्सबर्ग में जो है एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 16 साल के युवकों पर, और उन युवकों को जो है एक मानसिक प्रॉब्लम में फंसाकर उनसे ये जानना चाहा होगा कि ऐसी कंडीशन में बच्चे के बुद्धि विकास पर किस तरीके से अंतर आएगा। इन सभी बातों को हमने अपने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज एक नए टॉपिक की ओर पढ़ेंगे, एक नया टॉपिक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे फिलोसफर के बाद नाम आएंगे और उन फिलोसफर ने किस प्रकार इस टॉपिक पर जो है चर्चा की होगी, कैसे कैसे इस टॉपिक को बांटा होगा। टॉपिक होगा आपका बुद्धि। बुद्धि मीन इंटेलिजेंस। जैसा कि पीछे भी हमने कई बार बुद्धि के बारे में चर्चा की है, आज इस बुद्धि पर जो है हम ज्यादा से ज्यादा बल डालेंगे। हमने टॉपिक लिया है आज का बुद्धि। बुद्धि का मतलब हो गया आपका इंटेलिजेंस। क्या होता है इंटेलिजेंस? सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो ये बन जाएगा व्हाट इज इंटेलिजेंस। आखिर इंटेलिजेंस है क्या, बुद्धि आपकी है क्या? देखिए, बुद्धि का मतलब होता है नई परिस्थितियां जैसे जैसे हमारे सामने आती हैं, अगर उनके साथ में हम समायोजन करना सीख जाएं, उन परिस्थितियों में ढलना सीख जाएं, अपने आप को ढालना सीख जाएं, हर एक कंडीशन में अपने आप को जो है ढालें, और ढालने के बाद वहां पे हम जो है बुद्धि विवेक से कार्य करना सीख जाएं, तो उसी चीज को हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसी चीज को बुद्धि बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, कोई भी अगर बात आए तो आप कह सकते हैं कि नई परिस्थितियों में समायोजन करना ही बुद्धि कहलाता है। इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, नई परिस्थितियों में समायोजन के साथ साथ अमूर्त चिंतन की अगर योग्यता आपके अंदर है तो उसे भी बुद्धि ही कहेंगे। अब बात आती है अमूर्त चिंतन क्या है। आपसे ये वर्ड आएगा अमूर्त चिंतन। सबसे पहले हमने जो है पहले पॉइंट में बुद्धि में पढ़ा नई परिस्थितियों में समायोजन। ठीक, अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे नई परिस्थितियों में समायोजन ही बुद्धि है। नई परिस्थितियों में समायोजन की हमारे सर ने बताया था हमें नई परिस्थितियों में समायोजन। देखो, परिस्थितियां किस प्रकार से हो सकती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है तो उसके आगे नई परिस्थिति मिल जाएगी स्कूल की, क्योंकि पारिवारिक निकला है। पारिवारिक से निकलने के बाद जैसे जैसे स्कूल में आएगा तरह तरीके की प्रॉब्लम्स उसे देखने को मिलेंगी। एक टीचर के साथ में कैसा व्यवहार होगा, साथ वाले बच्चों के साथ में कैसा व्यवहार होगा, रास्ते में जब निकल के जा रहा है तो बहुत सारी चीजें, नई चीजें देखेगा, तो वहां पे बुद्धिमत्ता किस प्रकार दिखानी है उसे। स्कूल में ऐसा हो सकता है, स्कूल के साथ साथ कॉलेज हो सकती है, कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी हो सकती है, तीनों जगह अलग अलग जाके उसे अंतर देखने को मिलेंगे। यही सारी चीज अगर इस कौशल को जो कर पा रहा होगा वही उसकी बुद्धि कहलाएगी। एक लड़की की जब शादी होती है तो शादी होने के बाद लड़की जब नए घर में प्रवेश करती है तो उसे अपने आप को बहुत ज्यादा परिवर्तित करना पड़ता है। शायद उसके साथ साथ जो है लड़की के साथ साथ लड़के की फैमिली को भी धीरे धीरे लड़की की उस कंडीशन तक लाने में जो है बहुत ज्यादा जो है हमें धीरे धीरे मदद करना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार एकदम लड़की आई और लड़की ने अपने तरीके लगाने स्टार्ट करी और लड़के वालों ने अपने तरीके लगाने स्टार्ट किए। तो इस प्रकार से जो है दोनों ही इन्होंने ही अलग अलग दिशाओं में अगर काम करेंगे तो वो बुद्धि विवेक नहीं कहलाएगा। इस वजह से ही बहुत सारी परेशानियां आजकल की शादियों में देखी भी जाती हैं। तो ये क्या है, बुद्धि हो गई दोनों को अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलना। मैंने कहा भाई बहन भी अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलती हैं। साथ साथ अगर बात की जाए टीचर और स्टूडेंट्स भी नई नई परिस्थितियों में फंसते हैं और वो इन दोनों परिस्थितियों को जो है सही प्रकार से सुचारू रूप से कार्य में लेकर आते हैं। इसका मतलब हम समझ सकते हैं पावर टू एडजस्ट, हमारे अंदर ऐसी शक्ति जो हम एडजस्ट कर पाए वो सारी की सारी क्या होगी, बुद्धि होगी। इसी में मैंने आपको एक शब्द बोला जिसका नाम बोला मैंने अमूर्त चिंतन। आपसे लिख कर आएगा अमूर्त चिंतन की योग्यता जो होगी उसे बुद्धि कहते हैं। जैसे कि दूसरा पॉइंट में बोल दे रहा हूं आपको अमूर्त चिंतन। अब क्या है अमूर्त चिंतन, इस पे बात करेंगे। अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए, अमूर्त चिंतन वो होते हैं जिसे आप देख नहीं पाए, योग्यता। अब जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस समय, तो आप मुझे देख पा रहे हैं, देख पाने के बाद सुन पा रहे हैं, सुनने के बाद महसूस कर पा रहे हैं। ये तो मूर्त हो गई बात। अब अमूर्त क्या हो गया, जैसे कि हमने कहा जिस चीज पे हमने केवल एक गौरतलब ले सकते हैं और उसके बारे में विचार करें, विचार करने के बाद उन परिस्थितियों को सोचें, वो अमूर्त चिंतन होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जनसंख्या, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है भारत की जनसंख्या, और ये जो है एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है।
तो ये कारण के बारे में अभी जनसंख्या हमें किसी को दिखाई नहीं दे रही है, बट उसका हम जो है एक आइडिया लगा रहे हैं, उस पे हमने चिंतन करी, और जो इस प्रकार की बातों पर चिंतन कर सकता होगा वही आपका बुद्धिमान कहलाएगा, वही आपकी बुद्धि कहलाएगी। मैंने कहा हवा किसी ने देखी नहीं है, बट वो हवा का जो है मुहावरा देख रहा है और धीरे धीरे सोच रहा है कि इसकी हवा की कंडीशन बढ़ती चली जाएगी तो ये खतरनाक हो सकती है, और जिस घर में मैं रह रहा हूँ तो शायद ये हवा की वजह से ये घर गिर सकता है। उसने पहले ही विचार कर लिया और पहले ही उन चीजों को सोचकर कोई कार्य करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है, बुद्धि कहलाएगी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर ने बताया था अमूर्त चिंतन का मतलब है जो दिखाई ना दे, और जो दिखाई ना दे उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो आपका अमूर्त चिंतन कहलाएगा। देखिए, व्यक्ति जो है जन्म से जो है मूर्ख और मूर्ख के साथ जो है होशियार, यानी प्रबल बुद्धि वाला, प्रखर बुद्धि वाला, दोनों ही प्रकार से होता है। आपको ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन जो है कि व्यक्ति जन्म से किस प्रकार होता है, तो मूर्ख भी बच्चे होते हैं, मूर्ख के साथ साथ बुद्धि भी, उसके प्रखर बुद्धि वाले भी होते हैं। बट दोनों को ही जो है बहुत ज्यादा वातावरण की आवश्यकता होती है। एक प्रखर बुद्धि वाला बच्चा भी अगर उसे वातावरण सही नहीं मिलेगा तो मूर्ख बन सकता है, और एक मूर्ख बच्चा भी अगर उसे वातावरण नहीं मिला तो वो और ज्यादा मूर्ख हो जाएगा। उसके साथ साथ हम बात करें, और मूर्ख बच्चे को अगर अच्छा वातावरण मिल जाए तो उसके साथ में क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने अंदर निखार लाके बहुत अच्छा बन सकता है। आजकल कंडीशन होती है, जो बच्चे जब बचपन से अगर हम देखते हैं कि मेंटेलिटी में कम है, बस कम मेंटेलिटी बोला जा रहा है, ना कि बिल्कुल जो है उन्हें मूर्ख बताया जा रहा है, वो कम मेंटेलिटी में होते हैं, और उनके परिवार वाले ही अगर उनका साथ ना दे पाए, सही प्रकार से उनकी परवरिश नहीं कर पाए, परवरिश के साथ साथ मैंने कहा बड़े भाई बहन है उसके या छोटे भाई बहन है जो बिल्कुल उससे अच्छी बुद्धि रखते हैं, वो उसका सहयोग ना दें, ठीक है, उसे अलग अलग रखें। अलग के साथ साथ मैंने कहा पढ़ाई के समय अपने आप को तो होशियार समझे, और बार बार उसे जो है मोटी बुद्धि इस तरीके से जो हम एलिगेशन देते हुए जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उस पर निखार नहीं आएगा, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे और डल होता चला जाएगा। तो यहाँ पे बुद्धि पर हमें बहुत चर्चा करनी है एज ए टीचर होके। तो आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि कैसी होती है, वंशानुक्रम पर आधारित होती है। कैसी होती है, वंशानुक्रम पर आधारित होगी, और उसके साथ साथ अगर हम विकास की बात करें तो विकास के लिए आपको ध्यान रखेंगे कि वातावरण की बहुत आवश्यकता होगी। तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा कि बुद्धि कैसी होगी, आपकी वंशानुक्रम होगी। बुद्धि जो होती है आपकी, बुद्धि पर अगर चर्चा करें तो वो कैसी होगी, वंशानुक्रम होगी। वंशानुक्रम में मैंने आपको बता दिया कि जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों प्रकार का होगा, मूर्ख भी होगा, होशियार भी होगा। ठीक, वंशानुक्रम के साथ साथ मैंने आपसे क्या कह दिया, इसे वातावरण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। वातावरण की क्यों, विकास के लिए वातावरण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल से, मूर्ख बच्चे के एग्जाम्पल से समझा दिया। देखिए इसे ना, जो मैंने आपको बोला बुद्धि वंशानुक्रम होती है, आगे जाके धीरे धीरे जैसे जैसे जो है मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने ना इस बात पर बहुत जोर दिया, और जोर देने के बाद कहीं कहीं ऐसे एग्जाम्पल को लेके आए वो कि यहाँ पर ना ये वंशानुक्रम भी हमारा कहीं पे अपवाद बनना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपसे कहा गया है, जैसे गूगल बॉय करके बच्चे को बोला जाता है, तो उसके माता पिता के बारे में अगर हम उनका बैकग्राउंड देखें तो बैकग्राउंड इतना होशियार माता पिता नहीं दिखाते जितना उनका बच्चा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर सोचिए, अगर वंशानुक्रम बुद्धि होती तो शायद वो गूगल बॉय, जिसे हम गूगल बॉय के नाम से जानते हैं, वो भी इसी प्रकार से जो है, जैसे माता पिता उसके इतनी बुद्धि वाले नहीं है, ऐसी सेम उसी प्रकार से वो भी निकलता। हालांकि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि माता पिता जिसके होशियार नहीं है, मैंने आपसे ये बोला कि जितनी मेमोरी गूगल बॉय की है उतनी मेमोरी इतनी उनकी नहीं होगी। तो आप इस बात का आइडिया लगाएंगे, हमारे सर ने हमें ये भी बताया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फिलोसफर आएंगे, तो सबसे पहले फिलोसफर के बारे में आज जो हम चर्चा करेंगे उसका चर्चा करेंगे बर्नन। एक बर्नन नाम के जो है मनोवैज्ञानिक हुए। बर्नन ने वर्गीकरण करा, बर्नन ने ना बुद्धि का वर्गीकरण करा, बुद्धि कितने कितने प्रकार में कैसे तोड़ी जा सकती है। तो बर्नन ने दो प्रकार की बताई, तो देखेंगे हम। एक मनोवैज्ञानिक है, क्या नाम है उनका, बर्नन का वर्गीकरण क्या था। ठीक, चौथे पॉइंट में हमने स्टार्ट करा बर्नन का वर्गीकरण, बर्नन का वर्गीकरण। अब इसकी चर्चा करेंगे। उन्होंने ना दो पॉइंटों में डिवाइड करी इस बुद्धि को, उन्होंने दो भागों में बताया। क्या क्या थे दोनों भाग, दोनों भागों को समझेंगे हम, उन पर जो है चर्चा करेंगे। पहले भाग की बात करें तो बायोलॉजिकल अप्रोच बताई उन्होंने। बायोलॉजिकल अप्रोच का होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान आधारित उपागम जो होते हैं वो आपके बायोलॉजिकल अप्रोच कहलाते हैं। अब इनके अनुसार क्या होगा, इनके अनुसार जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा वंशानुक्रम, तो इन्होंने भी वंशानुक्रम पर बहुत ज्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा वंशानुक्रम के साथ साथ कि पर्यावरण में भी बुद्धि का निर्धारण करती है। तो वंशानुक्रम तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ उसके साथ आसपास का जो वातावरण है, आपका एनवायरमेंट है, वो भी बहुत ज्यादा इस चीज पर डिपेंड करेगा। तो पहली वाली अगर आपसे बात करें तो पहले वाले में वर्णन के वर्गीकरण में बता दोगे कि हमारे सर ने बताया था, पहला है आपका बायोलॉजिकल अप्रोच। बायोलॉजिकल अप्रोच में लिख देता हूं आपको, बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल अप्रोच, ये क्या है? अप्रोच के बारे में हमने चर्चा कर ली। बायोलॉजिकल अप्रोच में आप बताएंगे कि सर ने कहा था कि जीव विज्ञान पर आधारित उपागम, जीव विज्ञान पर आधारित मतलब जो एक दूसरे से चलते हुए आते हैं, जैसे कि वंशानुक्रम करा, वंशानुक्रम के साथ साथ हमने बता दिया आपको पर्यावरण में भी बुद्धि का निर्धारण होता है। जैसा जैसा हमें पर्यावरण मिलेगा ऐसे वैसे हमारी बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा भी समझाएंगे आगे चलकर। दूसरे नंबर पे इन्होंने जो रखा वो रखा साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी मनोवैज्ञानिक उपागम कैसे होते हैं। देखिए जैसे जैसे बच्चे के ऊपर प्रेशर दिया जाता है वैसे वैसे वो अपनी बुद्धि का किस प्रकार उपयोग करेगा। जैसे कि हमने पीछे एक हिंज की स्टोरी पढ़ी थी अपने पिछले वीडियो में, हमने हिंज की स्टोरी में देखा वो किस तरीके से उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़े तो उसने कैसे बुद्धि पर जो है काम किया होगा। अब मैंने कहा आप जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बहुत सारे टीचर्स आप जब वीडियो कभी भविष्य में देखेंगे या वर्तमान में देखेंगे, आज देख रहे होंगे, तो उन्हें ये फॉर एग्जांपल देखते 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 उनके ऊपर प्रेशर होगा कि शायद मैं ये टॉपिक जो मैं खत्म कर रहा हूँ या खत्म कर रही हूँ और मुझे ये दूसरा काम भी लगा हुआ है, तो उन दोनों को वो किस प्रकार जो है ढालेंगे। ठीक, एक महिला है, महिला जो है वीडियो भी देख रही है, उसे मालूम है इस समय वीडियो देखना भी बहुत जरूरी है, और उसने देखा कि घर में जो है बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चे जो है भूखे हैं, उनके लिए खाना बनाना भी बहुत जरूरी है, तो वो दोनों को किस प्रकार जो है संजोएगी आपस में। तो ये बुद्धि पर जो है एक व्याख्या हो गई आपकी, तो ध्यान रखेंगे। दूसरा आप सर ने बताया था कौन सा होता था, साइकोलॉजिकल बताया था साइकोलॉजिकल, सॉरी। तो क्या है दूसरा, अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल में बहुत ध्यान रखना मनोवैज्ञानिक की बात होगी कि आपके मनोवैज्ञानिक तौर पर आप किस प्रकार जो है अपनी बुद्धि से काम लेंगे, तो इस बात से आप ध्यान रखेंगे। साइकोलॉजिकल के बारे में चलेंगे हम, साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मनोवैज्ञानिक हुई, मनोविज्ञान में मैं कहा कि बुद्धि पर जो है जैसे जैसे आप बल डालोगे वैसे वैसे काम आगे स्टार्ट होगा। इसके बाद ये तो आ गई वर्णन की बात हुई, तो वर्णन ने कितने प्रकार से तोड़ा आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे एक तो बायोलॉजिकल तोड़ा है, एक साइकोलॉजिकल तोड़ा है। अब इसके बाद क्या होगा, एक और आपको जो है दो आपके मनोवैज्ञानिकों के बारे में चर्चा होती है, दोनों ने एक साथ कार्य किया, उनके नाम पूछे जाते हैं। तो हैब या कैटल के अनुसार, हैब या कैटल के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की तोड़ी है उन्होंने भी। तो हैब या कैटल के अनुसार कितने प्रकार की है बुद्धि, दो प्रकार की है। आपसे 5वां पॉइंट में आप याद कर लेंगे, हैब नाम बताया सर ने, हैब या कैटल, इनके अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है, दो प्रकार की बुद्धि होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। अब इनके दो प्रकार में चर्चा की जाए, दो प्रकार में क्या चर्चा की है, दो प्रकार की तो बता दी। नंबर 1 में उन्होंने बताई तरल बुद्धि की, बुद्धि कैसी होती है, तरल होती है, फ्लड होती है, ठीक। और एक होती है रवेदार बुद्धि। तो सबसे पहले तरल बुद्धि पे हम जो है चर्चा करेंगे। तरल बुद्धि क्या है, तरल बुद्धि का मतलब इन्होंने बताया जो जन्मजात गुण होते हैं, जो माता पिता के जो गुण होते हैं वो वही गुण धीरे धीरे जो है बच्चे में उत्पन्न होने लगते हैं। अगर माता पिता होशियार है तो बच्चा भी होशियार होने लगेगा। आगे इस पे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। तो नंबर 1 अगर हम बात करें, आपसे पूछ रहे हैं हैव या कैटल ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो आप बता देंगे दो प्रकार की बताई है। एक बताइए तरल बुद्धि, तरल बुद्धि का मतलब है जन्मजात जो गुण होंगे हमारे, जो माता पिता से प्राप्त होंगे गुण, वो हमारे ऐसे के एज बच्चे में प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरे प्रकार में आप बताएंगे रवेदार बुद्धि, और रवेदार बुद्धि का मतलब हो गया क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि, और क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि का मतलब क्या हो गया, जब बच्चा धीरे धीरे माता पिता से अलग होने लगेगा और धीरे धीरे वो नई चीजों को सीखने लगेगा, उसे अनुभव होने लगेगा, पर्यावरण में आने लगेगा। आप ध्यान रखें, सर ने क्या कहा, एक माता पिता से जोड़ी है और दूसरी वो पर्यावरण में जैसे ही आया, अनुभव हुआ, सीखना स्टार्ट किया, अधिगम करना स्टार्ट करा, तब विकसित होगी आपकी। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कह दूं कि धीरे धीरे आपने कोई कार्य आपको आता नहीं था तो आपने एज ए टीचर किसी को गाइड करने के लिए रख लिया, वो आपको गाइड करा रहा, रोज सिखा रहा, तो सिखाने से धीरे धीरे आपकी बुद्धि बढ़ना स्टार्ट हो गई उस चीज में। मैंने कहा आपको अधिकांश लोगों को जो है कोई मैंने सॉन्ग प्ले करना हो गया, जैसे मैंने आपसे कह दिया एक हारमोनियम आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो बजाना नहीं आता है, तो हारमोनियम बजाना आपने जो है सीख रहे हैं, किसी से डेली सीखते जा रहे हैं, तो आपके अंदर वो निखार आना स्टार्ट हो गया, तो ये होगी रवेदार बुद्धि। ठीक है, तो एक बता देंगे दो प्रकार की बुद्धि बताई सर ने, एक बताइए तरल बुद्धि बताइए, तरल बुद्धि, और दूसरी बताइए आपकी कौन सी बुद्धि है, रवेदार बुद्धि। और तरल बुद्धि और रवेदार बुद्धि किसने बताई है, तो आप तुरंत बता देंगे किसने बताई है, हैब या कैटल के अनुसार दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक क्रिस्टलाइज होती है और एक फ्लड होती है। फ्लड मतलब तरल, तरल में माता पिता के गुण जो बच्चे में आ जाते हैं वो, और फ्लड में अगर बात करें तो ये अपने अनुभवों से सीखना स्टार्ट करेगा बच्चा, तो वो हो जाएगी आपकी रवेदार बुद्धि। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। आगे अगर बात करें, देखिए इसमें ना अगर और थोड़ी सी चर्चा करें रवेदार बुद्धि में, तो देखिए जैसे जैसे बच्चा माता पिता
के साथ जो बुद्धि यहाँ से तो मिलती है, तरल बुद्धि हो गई। इसके बाद नीचे आए तो मैंने कहा कोई ट्रैक्टर मिस्त्री था, ट्रैक्टर मिस्त्री की दुकान पे अगर कोई बच्चा काम कर रहा था, मान लीजिए उसने पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करी, तो धीरे धीरे वो ट्रैक्टर मिस्त्री के यहाँ उसका बेटा हो या कोई भी लड़का हो, वो जब काम कर रहा होगा तो उस एक एक पार्ट्स का ऐसे ज्ञान हो जाएगा कि शायद जो एजुकेशन उसमें लेकर आया होगा ना, वो भी उस चीज को एकदम इतनी तेजी से नहीं पहचान पाएगा जितना वो बिना एजुकेशन के सारी चीजों को सीखता जाएगा। तो बुद्धि दो प्रकार से हो गई, एक माता पिता द्वारा दी गई बुद्धि हो गई, एक अपने आप ऑटोमेटिक प्राप्त होने वाली, और एक उसकी हो गई अनुभव यानी सीखने से बुद्धि जो प्राप्त हुई। दो प्रकार से आपको ये समझ आ गई होगी। देखिए एक बहुत इंपोर्टेंट आ जाती है, आपसे बहुत ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा, उसका नाम होता है संक्रियात्मक उपागम। तो संक्रियात्मक उपागम क्या है आपसे पूछा जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल अप्रोच। ठीक है, एक हम फिर कह देते हैं आपको छठे नंबर पे पूछ लेते हैं, हमने क्या बताया, संक्रियात्मक उपागम पूछा जाएगा आपसे। छठा नंबर हमने दिया, क्या नंबर दिया, संक्रियात्मक, संक्रियात्मक। ठीक है, संक्रियात्मक के बारे में करें, संक्रियात्मक बुद्धि क्या होती है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताएंगे, संक्रियात्मक उपागम करके बोल देता हूं मैं आपको, उपागम। देखिए यहाँ बुद्धि जो हमने ऊपर वाली जो देखी ना, दोनों तरल बुद्धि माता पिता वाली आई, ये सीखने से आई। अब कभी कभी क्या होता है, साइंस ये कहता है, ये साइंस में आती है, ये विज्ञान कहता है इस चीज की, ऑपरेशनल अप्रोच जो है इसे विज्ञान कहता है कि बच्चे का आईक्यू चेक किया जाता है, और उस आईक्यू के द्वारा जो है हम 100% जांच कर सकते हैं कि बच्चा कितना जो है होशियार होगा, मापा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, देखो ये बुद्धियां केवल हम जो है कोई आधार बनाया और आधार से हमने जांची, परफेक्टली नहीं समझ पाए इस चीज को हम कि कितनी बुद्धि रखता होगा बच्चा, बट इस संक्रियात्मक उपागम के द्वारा यानी आईक्यू टेस्ट के द्वारा, ऐसा करके मैं बोल देता हूं कि आईक्यू टेस्ट के द्वारा बच्चे की बुद्धि को 100% मापा जा सकता है। 100% माप लेंगे, इसका आईक्यू लेवल इतना है तो बच्चा इतना होशियार होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो हम लोग सामान्य होते हैं, तो सामान्य की बात करें तो लगभग 140 तक जो है सामान्य बुद्धि पाई जाती है हमारी, 110 से 140 के बीच में। और जैसे 140 से ऊपर हमारी जाने लगती है बुद्धि, जिस भी बच्चे की हमने नापी, आईक्यू नापा, और उसकी आईक्यू जो है 140 से ऊपर जा रहा है, तो आप तुरंत समझ जाएं कि ये क्या होगा, एक बहुत ज्यादा होशियार बच्चा होगा, जीनियस होगा। जैसे कि अगर हम कहें, अगर मान लो किसी का जो है आईक्यू 200 है, तो 200 का मतलब है ये तो आम लोगों से भी बहुत ज्यादा तेज होगा। ठीक है, किसी भी चीज में इसकी जो है करने की क्रिएटिविटी बहुत तेज होगी। पीछे हमने क्रिएटिविटी के बारे में लेक्चर लिया, सृजनात्मकता के बारे में लेक्चर लिया, उसमें हमने आपको सारी बातें बताई कि किस प्रकार हो सकता है। देखिए नापी कैसे जाती है, आप ये देखिए ना, आपसे पूछा जा सकता है कि आईक्यू नापा कैसे जाता है, तो आईक्यू नापा जाता है न्यूरॉन से। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन के अनुसार जो है नापा जाता है। आम आदमी में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 8000 से लेकर लगभग जो है मैं आपसे कहूँ 12000 तक न्यूरॉन पाए जाते हैं। 8000, किसी में 9000, 10000, 11000, 12000। तो आम आदमी जो होते हैं उनमें न्यूरॉनों की संख्या होती है 8000 से 12000 तक। और जो बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं उनमें जो न्यूरॉन्स होते हैं मान लीजिए 15000, 16000, 17000, 18000, उनसे ऊपर इस तरीके से होते हैं। और जो डल होंगे उनपे 2000, 3000, 4000 तक न्यूरॉन्स पाए जाएंगे। तो आपसे अगर पूछ ले कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया न्यूरॉनों की संख्या ही दे दे, आप एग्जाम्पल में दे दे, कह दे कि किसी बच्चे का जो है किसी बच्चे में जो है वो 10,000 न्यूरॉन पाए जाते हैं, तो 10,000 न्यूरॉन पाए जाने पर बच्चा कैसा होगा, तो वो बच्चा क्या होगा, साधारण बच्चा होगा, ना वो डल होगा ना बहुत ज्यादा होशियार होगा। और आपसे पूछ ले किसी के न्यूरॉन की संख्या 17,000 है, 18,000 है, वो कैसा होगा, प्रबल बुद्धि वाला होगा, जीनियस होगा। किसी के न्यूरॉन की संख्या बता दे 2000 है, 3000 है, 4000 है, तो यहाँ तक अगर देते तो आप तुरंत समझ जाना कि बच्चा क्या होगा, डल होगा। 5000, 6000 में आ जाए तो बच्चा डल और मध्यम के बीच में बच्चा को हम रख सकते हैं। तो इतना संक्रियात्मक उपागम क्या होते हैं ये क्लियर हो गया। हैव या कैटल ने क्या बताया वो बात क्लियर हो गई। बर्नर ने क्या वर्गीकरण करा इस बात को भी हमने क्लियर कर लिया। आगे चीजें और ज्यादा समझने वाली हो रही हैं। यहां तक पॉइंट्स आपको मैं समझता हूं कि इतनी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में हमने समझ लिया। देखिए कहीं कहीं अभी मैंने आपसे बोला कि कहीं कहीं ना ये वंशानुक्रम और वातावरण ना आपस में ना एक फॉर्मूला पूछता है इनका। ये फॉर्मूला आपसे पेपर में पूछा जाएगा। आपसे पेपर में एमसीक्यू में देकर पूछ सकता है कि इनका क्या फॉर्मूला है। वो 4 ऑप्शन दे देगा, एक इनमें से कोई नहीं भी दे देगा, 3 दे देगा आपका, या उपयुक्त दोनों करके बोल देगा। इस तरीके से ए दे दिया, बी दे दिया, सी में उपयुक्त दोनों दे दिया, और डी में कह दिया कि इनमें से कोई नहीं है। तो अगर हम बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं इसे। देखिए आपसे अगर पूछे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में अगर हमने चर्चा करी, देखिए दो चीजों पर चर्चा करें। एक तो वंशानुक्रम पर चर्चा कर रहे हैं हम, वंशानुक्रम,
और उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लस हमने वातावरण पर चर्चा करी। वातावरण, मैंने कहा माता पिता से हमें मान लीजिए 100% जो है वंशानुक्रम में बुद्धि प्राप्त हो रही है, 100% प्राप्त हो गई हमें, और आसपास का जो वातावरण है हमारा, वो वातावरण बहुत गंदा मिल गया हमें। ठीक है, वो हमारे वातावरण में रहेगा कि जो साथ वाले बच्चे थे हमारे या कोई भी था, वो बहुत ज्यादा जो है पढ़ाई से दूर थे, या मैंने कहा सामाजिक तौर पर दूर हो रहे थे, उनमें गंदी गंदी आदतें थी, मैंने कहा शराब पीना हो गया, तरह तरह की चीजें हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो उन्हें वहां से उसने बुद्धि उसकी क्या हुई, जीरो रही। तो उसे क्या हुआ, ये जीरो हुई मतलब कम रही, बड़ी नहीं चीज, वहीं की वहीं रही। तो क्या रहा, ऐसे में जो है उसे क्या होगा, कुछ भी उसके अंदर जो है आगे निखार देखने को हमें नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा कह दूं मैं, वातावरण तो उससे 100% प्राप्त हो रहा है, और मैंने कहा परिवार से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तब भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तब भी आप ऐसी दशा में तब भी ये नेगेटिव ही बोली जाएगी। तब आप ऐसे कंडीशन में समझेंगे तो कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से उसे कुछ ना कुछ प्राप्त होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों से प्राप्त नहीं होगा तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, पहली बात। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनेगा बुद्धि का फॉर्मूला, आप बुद्धि का फॉर्मूला याद कर लेंगे। बुद्धि बराबर फॉर्मूला बना देंगे वंशानुक्रम, वंशानुक्रम प्लस की जगह बन जाएगा गुणा वातावरण। इन दोनों का मल्टीपल होता है, दोनों एक दूसरे से मल्टीपल में काम करते हैं, एडिंग में काम नहीं करते, क्योंकि एडिंग की कंडीशन में कोई चीज घटती बढ़ती रहेगी। ये बात भी मैं समझता हूँ कोई क्लियर हो गई होगी। तो बुद्धि का फॉर्मूला पूछे आपसे तो तुरंत ध्यान रखना वंशानुक्रम इनटू वातावरण है, ना कि ऐड या माइनस करके होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, न्यूरॉन्स के बारे में क्लियर हो गई, आईक्यू लेवल के बारे में आपको ये बात क्लियर हो गई। देखिए वॉटसन ने कहा भी था, ये लाइन बहुत पूछी जाती है, वॉटसन ने कहा था कि मुझे आप कैसा भी बच्चा दे दो, आप उसे जैसा कहेंगे मैं उसे वैसा बना दूंगा। आपने अगर उसे एक बच्चा दिया और आपने कह दिया उसे बहुत जीनियस बनाना है, तो वो उसे ऐसा वातावरण में डालेंगे, इतना ऐसे वातावरण में डालेंगे कि वो जीनियस बनना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, और मैंने कहा कि आपने जो है बच्चे को डल बनाना है तो डल वातावरण में डाल दो, तो क्या होगा, बच्चा वैसे ही बन जाएगा। तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया, आपको 8वें नंबर पॉइंट पे आप ध्यान रखना, वॉटसन का वाक्य बताया है। वॉटसन का वाक्य जिन्होंने अभी सुना है वो लिख लेना, क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा वॉटसन का वाक्य क्या था। फिर बोल देता हूं मैं आपको, वॉटसन का मानना यह था कि बच्चे को जिस प्रवृत्ति में ढालना है आप आसानी से उसे उस वातावरण में ले जाइए, बच्चा वैसे ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। वॉटसन कहते हैं कि मुझे आप कैसा भी एक बच्चा दे दें, ठीक है, मैं उसे होशियार के साथ साथ डल कैसा भी बना सकता हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा बनाऊंगा। अब इसकी जो नया टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनता है आपका सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत बनेगा कि सिद्धांत क्या है। सबसे पहले जो सिद्धांत दिया, देखिए सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम सिद्धांत देने वाले व्यक्ति का नाम था अल्फ्रेड बिनेट। क्या नाम था, अल्फ्रेड बिनेट नाम के एक जो है फिलोसोफर रहे, एक मनोवैज्ञानिक रहे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, उसका नाम था एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत किसने दिया है, पहला सिद्धांत दिया है अल्फ्रेड बिनेट ने, और उसका नाम था क्या था, एक तत्व सिद्धांत। ये क्या है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए हमने 9वें पॉइंट में चर्चा करी सिद्धांत की। सबसे पहले हमारे सर ने बोला सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति जो कौन थे, वो अल्फ्रेड बिनेट थे, अल्फ्रेड बिनेट। अब इनके बारे में चर्चा करेंगे, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। इनके में अगर बात करें तो एक बंद सिद्धांत दिया। अब एक बंद सिद्धांत था क्या, आपका पूछा जाएगा आपसे कि अल्फ्रेड ने बताया एक बंद सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था, एक तत्व सिद्धांत करके मैं लिख देता हूं आपको, जिससे कि आपको याद हो जाए, एक तत्व सिद्धांत। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आएंगे जिन्हें आप बीएड वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनके उन फिलोसोफर के बारे में भी आप बहुत पढ़ते हैं कि व्हाट इज एक तत्व सिद्धांत के बारे में आपसे बात करेंगे। अल्फ्रेड बिनेट ने जो बताया वो क्या था। इन्होंने ये कहा था एक तत्व सिद्धांत में कि अगर कोई व्यक्ति एक काम बहुत अच्छी तरीके से कर ले, कोई भी काम, पढ़ाई अगर बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, तो इसका मतलब वो है वो सभी कार्य अच्छी तरीके से कर सकता है। और इस बात में कमियां निकलना स्टार्ट हुई, और कमियां निकलने की वजह से इस बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। तो आप इस तरीके से समझ लेंगे, सर ने बताया था एक तत्व सिद्धांत में मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर काम अच्छा करेगा, काम अच्छा कर ले, एक काम की बात हो रही है, कोई एक काम अच्छा कर ले तो वो सभी काम अच्छा कर सकता है, सभी कार्य अच्छे। और सभी कार्य अच्छे करना इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये बात क्यों इम्पॉसिबल हो जाएगी, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए कैसे, मैंने कहा सचिन है आपके, सचिन है, सचिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, ठीक, मगर उनसे अभी कहा जाए कि आप हारमोनियम बजा के दिखा दीजिए, आप एक बहुत अच्छा गाना गा के दिखा दीजिए, नहीं गा सकते।
उनके अंदर कोई एक ही योग्यता होगी, एक योग्यता उनके अंदर होगी, वो पहचान ली उन्होंने और उसमें बहुत अच्छे से काम किया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति में अलग-अलग योग्यताएं होती हैं, ना कि एक काम अगर अच्छा कर ले तो वो उसके सभी योग्यताएं भी अच्छी होंगी। तो यहाँ पर अल्फ्रेड बिनेट के सिद्धांत को आप समझ गए होंगे। सबसे पहला सिद्धांत अल्फ्रेड बिनेट ने दिया, जिसे हम एक तत्व सिद्धांत बोला। और एक तत्व सिद्धांत का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर एक काम अच्छी प्रकार से कर पाता है तो वो सभी काम अच्छे प्रकार से कर पाएगा, सभी कार्य अच्छे प्रकार से कर पाएगा। और जिसे मैंने एग्जाम्पल के जरिए से आपको बता दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बुद्धि पर आपको ये ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, तो आप तुरंत बताएंगे अल्फ्रेड बिनेट ने दिया है। या अल्फ्रेड बिनेट द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, तो आप बताएंगे एक तत्व सिद्धांत दिया गया। इसका मतलब था कि एक व्यक्ति अगर किसी एक काम को बहुत अच्छे प्रकार करता है तो सभी काम अच्छे प्रकार से किए जा सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम जो पढ़ते हैं स्पीयरमैन के बारे में। शायद बीएड करते समय, आपने टीचिंग की पढ़ाई करते समय बीएड, बीटीसी या डीएलएड कुछ भी कर रहे हो, बीएलएड वगैरह आप, तो उसमें आपने स्पीयरमैन का नाम जरूर सुना होगा। तो स्पीयरमैन ने जो दिए हैं वो द्वितत्व सिद्धांत दिया, जिसे हम द्विकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ने, देखिए एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बिनेट ने दिया। और द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया, या द्वितत्व के साथ साथ द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, वो दिया स्पीयरमैन ने। वो क्या थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने 10वें पॉइंट में हमने बात करी किसकी, स्पीयरमैन का द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि देखिए दो मॉडल बताऊंगा, इनके दोनों मॉडल को आपको बहुत ध्यान से समझना है। इन्होंने कहा बुद्धि के जो है दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बताए आपके, दो प्रकार बताए। नंबर एक बताया उन्होंने जी फैक्टर और दूसरा बताया एस फैक्टर। तो बुद्धि के दो प्रकार बताए। नंबर फर्स्ट जी फैक्टर, जिसे हम जो है जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं, सामान्य कारक के नाम से बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा बताया, इनकी बात करें हम, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जी फैक्टर बताया, जिसे हम जनरल फैक्टर के नाम से जानते हैं, जनरल फैक्टर। ठीक है, इसे जी फैक्टर के नाम से हम बोल सकते हैं। इसमें क्या कहा है इन्होंने जनरल फैक्टर में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हो जाएगा आपका एस फैक्टर। ठीक, जी और एस दोनों में पढ़ेंगे। जनरल फैक्टर क्या है, जनरल फैक्टर वो है जो प्रकृति प्रदान करती है। देखिए, प्रकृति प्रदान करने के बाद कभी कभी हम कहते हैं भाई ये तो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति ने इसे प्रदान किया है। कोई इंसान बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकता है तो मालूम है और कोई नहीं बना सकता। वो जो है अगर कोई लाइन भी खींच रहा होगा ना, तो लाइन भी इतनी कला आकृति से खींचेगा कि उसकी लाइन में भी ना बहुत ज्यादा निखार नजर आ रहा होगा। तो वो गॉड गिफ्टेड कलाएं बोल देते हैं। ये तो गॉड गिफ्टेड कलाएं इसी के अंदर है, किसी के अंदर ऐसी कला हमें देखने को नहीं मिल रही। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड, छोटा सा बच्चा भी इतनी अच्छी ड्राइंग करता है, छोटा सा बच्चा भी इतना अच्छा गाना गा सकता है, छोटा सा बच्चा भी किसी चीज को बहुत अच्छा समझा सकता है, ये गॉड गिफ्टेड है। किसी के कंठ को, यानी किसी के गले में जो कंठ होता है उस कंठ को इतना मधुर बना दिया ईश्वर ने कि वो गॉड गिफ्टेड है। सभी इतनी जो है सुरीली आवाज में गाना नहीं गा सकते, जैसे कि लता मंगेशकर जी थी। इस बात को आप समझ सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे ये क्या है, मानसिक कार्य है। ठीक है, जो होगा मानसिक कार्य से जो कार्य किए जाते हैं ये गॉड गिफ्टेड कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बच्चे को बुद्धि जो है, कुछ कुछ बच्चे को गॉड गिफ्टेड बुद्धियां दी जाती हैं। तो पहले वाले में आप ये ध्यान रखेंगे, जो जनरल फैक्टर बताया, जी फैक्टर बताया है, तो वो सर ने मानसिक के ऊपर बात बताई कि ये मानसिक होगी। मानसिक के साथ साथ में प्रकृति प्रदत्त होगी, मानसिक होगी, मानसिक के साथ साथ आप ऐसा करके प्रकृति प्रदत्त होगी कि प्रकृति देती है इसे, और प्रकृति के साथ में ऐसा के भी मैं बोल सकता हूँ ये गॉड गिफ्टेड होंगी, आपकी गॉड गिफ्टेड होंगी कि भगवान द्वारा प्राप्त की गई होंगी, कि किसी को बहुत अधिक तो किसी को बहुत कम होगी। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जी फैक्टर क्या है आपका तुरंत समझ जाएंगे, मानसिक की बात हो रही है यहाँ पे, जो आपको गॉड गिफ्टेड होती है, प्रकृति देती है। इसके बाद आ जाता है आपका विशिष्ट कारक। ठीक है, पहला वाला कौन सा था, सामान्य कारक था पहला वाला, दूसरा हो जाएगा विशिष्ट कारक, जिसे हम स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं या एस फैक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकंड वाला हम बता देते हैं आपको, दूसरा वाला कौन सा है, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर, इसके बारे में, स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इसे हमने क्या लिख दिया, एस फैक्टर है। ठीक, ये क्या होगा, देखिए चीजें प्रकृति ने तो दे दी, अब उसके बाद दूसरा फैक्टर कार्य करता है, पहले फैक्टर से ही जुड़ा हुआ आपका दूसरा बनेगा। जब आपने कोई चीज सीखने जाएंगे ना, जब आप कोई चीज सीख रहे होंगे तो सीखते समय क्या होगा ना, देखो पहला वाला फैक्टर बुद्धियां तो सबको दे दी,
ठीक है, गॉड ने हर एक चीज किसी ना किसी को देकर भेजी है, वो दे दी। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि आपने उस चीज को सीखने के लिए अपने फैक्टर लगाने स्टार्ट करे किसी भी नई चीज को सीखने के लिए। जैसे कि मैंने कहा लता मंगेशकर के से जो है मैं गाना सीखने चले जाता, ठीक, कोई भी व्यक्ति है, लता मंगेशकर जी थी, उनसे जो है गाना सीख रहा था कोई व्यक्ति, तो सीखने के बाद वो वैसा कभी नहीं बन सकता, वो कोशिश कर सकता है, अपने आप को बहुत ज्यादा निखार सकता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि इसमें ना पहले फैक्टर को ही अपने आप को आगे निकालना है, और किस तरीके से लाते हैं वो बुद्धि सिखाई सिखाई जाती है। जैसे मैंने कहा कि जो है एक अभी कुछ समय पहले एक जो है गायक आई थी जिनका नाम था रानू मंडल। तो हुआ क्या, रानू मंडल जी ने जो गाना गाया, गाना गाने के बाद जब बहुत अच्छा सुंदर सा गाना गाया उन्होंने, तो धीरे धीरे उस चीज को ना जो पहला वाला जो है फैक्टर प्रकृति ने दिया था वो उस चीज को निखार नहीं पाई। क्या हुआ, एक समय में ना एकदम बहुत तेजी से वो आलोचनाओं में फंस गई, आलोचनाओं में फंस के उन्हें पता नहीं था कि पहले वाले फैक्टर का उपयोग हमें दूसरे वाले फैक्टर में किस प्रकार करना चाहिए था। उन्होंने क्या करा, एकदम जो है किसी ने उनका ऑटोग्राफ मांगने की कोशिश करी, तो उनसे जो है बहुत ज्यादा बदतमीजी से वो किसी तरीके से पेश आई, जिसकी वजह से आज देखें वो जहां थी फिर वो वहीं पहुंच गई, एकदम वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई। बट वो जो है पहला वाला फैक्टर ने उन्हें ऊंचाइयों पर तो पहुंचाया, पर दूसरा वाला जो स्पेसिफिक फैक्टर था, विशिष्ट कारक था, वो उसे सही तरीके से भुना नहीं पाई। सेम ऐसी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, बहुत बड़ी हमारे भारत की जो है बहुत बड़ी महान मूर्ति के बारे में हम अगर चर्चा करें, श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात करें, तो अमिताभ बच्चन जी की देखें आप, जब वो केबीसी में आते हैं तो इतने बढ़िया लिबास में आए हुए होते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि उनसे गले मिलने अगर जो भी कोई कंटेस्टेंट आता है, तो वो चाहे अच्छे कपड़े पहना हुआ हो, चाहे बहुत बेकार कपड़े पहना हुआ हो, चाहे बहुत गरीब हो या बहुत अमीर हो, तो वो उसे ना उस व्यक्ति को भी अपने गलों से ऐसे लिपटा लेते हैं कि जैसे कि कोई भेदभाव नहीं, कोई घमंड नहीं, किसी भी इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद भी। तो शायद उन्होंने अपना सेकंड फैक्टर को का जो है सही प्रकार से उपयोग लिया। पहले फैक्टर ने तो उन्हें इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और जो स्पेसिफिक फैक्टर था उसे उसने जो है अपना जो है जो उनका सामान्य कारक था ना उसे बहुत अच्छी तरीके से ढाला होगा, तभी उन्हें जो है विशेष फैक्टर की दृष्टि से देखा जाता है। तो आप विशेष फैक्टर क्या होता है और सामान्य फैक्टर क्या होता है, ये सारी बातें आप सीख गए होंगे। यानी विशेष फैक्टर सीखा जाता है, और इससे पहले वाला फैक्टर सामान्य फैक्टर जो होता है उसे प्रकृति देती है। क्लियर हो गई बात? फिर समझ लें, जी फैक्टर प्रकृति की देन है, और एस फैक्टर जो है वो सीखेंगे उस चीज की देन होगी, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए एक बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का लेते हैं, उसके बाद कल इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो जी फैक्टर और एस फैक्टर जो है वो दोनों ही जो है सीखने पर यानी अधिगम पर बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। जी फैक्टर और एस फैक्टर दोनों ही कंडीशन में अधिगम आवश्यक होता है। एक आती है थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, वो भी इसमें ही पूछी जाती है। क्या नाम है उसका? थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग, पॉइंट नंबर 11 मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग आपसे ये पूछी जाएगी, आप ध्यान से समझ लें। आपसे ये पूछा जाएगा पहली बात किसने दिया, थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग किसने दी, तो आप बताएंगे जर्मन वैज्ञानिक थे। किसने इसका शोध किया? जर्मन वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था एबेनहॉस। क्या नाम था? एबेनहॉस। उन्होंने भूल का सिद्धांत दिया। जर्मन वैज्ञानिक है, एबेनहॉस है, ठीक। नाम बता दिया मैंने आपको, एबेनहॉस। आप इस तरीके से याद कर लेंगे, हमारे सर ने बताया था एबेनहॉस द्वारा दी गया है भूल का सिद्धांत। एबेनहॉस भूल का सिद्धांत दिया है, कौन थे? जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक। आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। देखिए ये क्या है, ये सभी के लिए साधारण है, ये सभी के लिए साधारण है। जर्मन वैज्ञानिक एबेनहॉस, ठीक, भूल का सिद्धांत देने वाले। देखिए जो आपने ना जो चीजें आपने कभी भी सीखी होंगी, आपको प्रैक्टिकली आपके जो है चीजें आपने करी होंगी, वो एक समय बाद ना धीरे धीरे उस चीज को आप भूल जाओगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप जो है अपने आप समय के साथ भूल जाते हैं, और कुछ चीजें होती हैं आप समय के साथ उसे भूलना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चा है, बच्चे को हमने बहुत ज्यादा तैयार किया, तैयार कराने के बाद मतलब स्टेज पर उसका कोई प्रोग्राम था, और वहां जाकर जब उसे स्पीच देने की बात आई तो बस वो थोड़ा सा विश करा, उसने सभी को, जितने भी बड़े लोग बैठे हुए थे उन्हें विश करा, और विश करने के बाद वो चीजों को भूल गया, और भूल जाने के बाद वो बिल्कुल जीरो हो गया वहां पर। तो ये भी उन्होंने एक रिसर्च करी, ये भी बुद्धि पर ही कारण बनता है। इसके बारे में कल के वीडियो में जो है डिटेल में चर्चा की जाएगी। आगे बात करें, कुछ चीजें ऐसी भी है जो मैंने कहा भूल जाना बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा किसी की मृत्यु हो गई है, तो उस मृत्यु को ना आप समय के साथ बार बार वो चीजें अगर सामने आ रही होंगी तो आप भूल नहीं चाहोगे, बोले मैं खुद भूलना चाहता हूँ सारी चीजों को। तो बुरी चीजों को हम अपने आप भूलना भी चाहते हैं, यानी हम अपनी बुद्धि बल पर काम करते हैं,
और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं आप भूल जाते हैं, जो समय के साथ आपके सामने घटनाएं घटित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि देखो हर एक टीचर है, आप लोग टीचर हैं या कुछ टीचर्स बनने वाले हैं, कुछ टीचर बन चुके हैं जो सुन रहे होंगे, कुछ भविष्य में जो सुनेंगे वो बहुत कामयाब भी हो सकती हैं और कुछ ऐसे भी हों जो कामयाब ना हो पाए हों। तो कुछ ना कुछ यादें उनकी कहीं ना कहीं ऐसी जो रही होंगी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी इंसल्ट सी फील करी होगी। ठीक, आप एज ए टीचर होके भी बच्चे ने आपसे कोई चीज ऐसी पूछ ले कि आप उस बच्चे को जो है किसी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाए। आपने पढ़ी तो थी वो चीज, आपको जो है टीचर ने आपके समय में आपके टीचर को ने सिखाई तो होगी, बट वो आपके दिमाग से निकल गई। ऐसा नहीं था आप नहीं जानते थे, आप उसे बहुत अच्छी तरीके से भी जान सकते थे, मगर आप भूल गए। तो ये सारी चीजें जो है एक बुद्धि बल पे कार्य करती हैं, थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग होती हैं। जो चीजें टच में रहती हैं वो चीजें याद रहती हैं। ठीक, कभी कभी टीचर के सामने बहुत सारी चीजें को देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है वो कभी कभी बच्चे का जो है उपहास का माध्यम भी बन जाता है। और उपहास के माध्यम में क्या होगा, यही टीचर की जो है बहुत ज्यादा खासियत होगी कि अपने आप को हमेशा अपडेट करने की कोशिश करता रहे। क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं, बच्चा जो है वो अपने आप को प्री बेटर करने के लिए, बेटर दिखाने के लिए ना, वो इस तरीके की जो है आपको कंडीशंस लेकर आएगा। आप जब क्लास में खड़े होंगे, एक बच्चा है, बच्चे ने जो है मान लीजिए कोई सिलेबस पूछ लिया आपसे, और सिलेबस पूछने के बाद अभी आपको एकदम रटा हुआ नहीं था उस चीज के बारे में, आपने कहा ये सिलेबस एक एज ए टीचर के लिए ये सिलेबस जो है फॉलो करता है और ऐसे ऐसे ये फॉलो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बच्चा जो है मान लीजिए 4 जगह 5 जगह 6 जगह उन चीजों को बार बार देख देख के आ रहा है, देख देख के आ रहा है, तो वो शायद उसके टच में ज्यादा चीजें आ गई होंगी, और वो ज्यादा चीजें आ गई होंगी, वो टीचर से पूछ रहा है, बोले ये बताइए। अब वो उन शब्दों को सुनना चाह रहा है जो शब्द उसके दिमाग में पहले से किसी ने बैठा दिए हैं। वो शब्द बैठा दिए कि आपके जो है क्या नाम है, ये चीज सिलेबस है आपका, वो बैठा रखा है दिमाग में। जब उसे पता है वो उसके बारे में बार बार आपको बल देगा, वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा कि लोग आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, हमें पता है, आपको पता नहीं है, हमें पता है इस बात की। फिर वो आपको आपसे बेटर समझाने की कोशिश करेगा, बोले नहीं अगर सर ऐसा, अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं होता, तो आपको ये करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग हो जाती है। इन चीजों को आपको एक बुद्धि बल पर जो है चीजें आपके सामने आती जाएंगी। ये बातों पे हम कल फिर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। तो आपने आज सारी बातें सीख ली, बहुत सारी चीजों को सीखा कि जी फैक्टर क्या होगा, एस फैक्टर क्या होगा, स्पीयरमैन ने क्या बोला है, कितने प्रकार के कारक बताएं, उसके साथ साथ थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग किसने दी है, इसके साथ साथ हमने देखा कि वॉटसन ने क्या कहा, वॉटसन के साथ साथ हमने देखा अप्रोच कितने प्रकार की होती हैं, बुद्धि के बारे में बात करी हमने, बायोलॉजिकल अप्रोच की बात करी, फिजिकल अप्रोच की बात करी, और उसके साथ साथ हमने देखा एक तत्व सिद्धांत जो सबसे पहला दिया गया वो दिया गया अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।